तो सलमान खान के पिता सलीम खान ने बीजेपी की उर्दू वेबसाइट लॉन्च की तो मोदी ने मुस्लिम वर्ग को अमन शांति का पैगाम दिया। मोदी विरोधी मोदी के बदलते रूप पर हैरान और हमलावर हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि बदल रहे हैं मोदी, बदल रही है बीजेपी। इसी पर आज की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जनता मांगे जवाब पर खास पेशकश। तो चुनाव चल रहे हैं और सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हैं और बीजेपी भी इस कवायद में पूरा जोर लगा रही है। तो जोर आजमाइश जारी है बीजेपी की। और इस खास चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। ये बदलाव की राजनीति है। सियासत बदल रही है, मोर्चे बदल रहे हैं और बदल रहे हैं सिद्धांत। टूट रही हैं धारणाएं और बदल रहे हैं नेता। अगर मौजूदा चुनाव में बदलाव को देखें तो सबसे ज्यादा बदलाव बीजेपी में देखने को मिल रहा है और मोदी में भी। एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि मैं वाराणसी जाऊंगा और वहां के मुसलमानों से मिलूंगा। इसके बाद वे मुझसे प्यार करने लगेंगे। मोदी अब खुलकर बात करने लगे हैं और अपनी रैलियों, अपने भाषणों के जरिए एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर बीजेपी की मुस्लिम विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन मोदी और बीजेपी के इस बदले रूप पर विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी मोदी को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। इस देश में दो विचारधाराओं के बीच में स्पष्ट संघर्ष है। इस लोकसभा के चुनाव में एक तरफ सांप्रदायिकता के फैलाने वाले लोग हैं, जिसका प्रधान प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष दल हैं जो इस देश में भाईचारा और विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इसी तरह का भ्रम फैलाया है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी मोदी पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रही है। जहाँ तक दंगे फसाद और नफरत की राजनीति का सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहीं न कहीं घिरे हुए हैं सवालों के अंदर। देश के अंदर जो 2002 के पहले तमाम दंगे हुए हैं, जिसमें सीधे तौर पे कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार रही है। 2002 का जो दंगा था, उसमें साफ तौर पे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप राजधर्म का पालन कीजिए। यानी राजधर्म का पालन नरेंद्र मोदी जी ने उस समय नहीं किया था। उन पे खुद उनके प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया था। कांग्रेस बीजेपी के बदले स्वरूप और सिद्धांत को पचा नहीं पा रही है। हाँ, ये इससे साबित हो रहा है ना, मोदी जी जो अपने आप को कहते हैं कि वो देश के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी लहर चल रही है, वो बताएं कि खुद जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुसलमान और वो भी कल्बे जवाद जैसे लोग, वो ये बता रहे हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बने। उनका इशारा जाहिर है कि राजनाथ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए है। राजनाथ जी समझ लें कि अब उनकी भी शायद खैरियत नहीं है। कुल मिलाकर मामला अल्पसंख्यकों को रिझाने का है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए हाथ पैर मार रही है। अब फैसला जनता को करना है कि किसके दावे पर यकीन करें। जिया न्यूज रिपोर्ट। चलिए, तो इसी मुद्दे पर आज की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन एक वरिष्ठ पैनल मेरे साथ पूरा मौजूद है। परिचय करा देते हैं। मेरे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट एजाज कमर खान जी मौजूद हैं स्टूडियो में। इसके साथ साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमरीश श्रीवास्तव स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ साथ लखनऊ से बीजेपी नेता अनीता अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे और जब वो जुड़ जाएंगे तब उनका परिचय आपसे करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। एजाज जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी की रणनीति थी इस चुनाव को लेकर, क्या चुनाव के बीच में या कहें कि चुनाव की शुरुआत में अब कुछ बदलती हुई नजर आ रहा है? क्या मोदी की जो क्या कहें कि मोदी का जो एक मिजाज था, अब वो लोगों के प्रति या कहें मुस्लिमों के प्रति कुछ तब्दील होता नजर आ रहा है? और इसका कितना फायदा मिल सकता है यहाँ पर इस चुनाव में बीजेपी को या एनडीए के कुनबे को?
देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आपने सुना होगा सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के वोटों को आपस में बिखेर दिया जाए। पहले हमने शियाओं को अपने साथ मिला लिया है, उसके बाद हम बरेलवियों पे अपना प्रयास करेंगे और फिर इस तरीके से मुसलमान वोट बैंक बिखर जाएगा और हमें आसानी होगी। तो उन्होंने कोई इसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा में बदलाव नहीं किया। एक बड़ी तो आमतौर पे ये बात कही जाती है कि मुसलमान मोदी से नाराज है। कोई मुसलमान मोदी से नाराज नहीं। मुसलमान तो इस विचारधारा से परेशान है, जो विचारधारा ये कहती है कि हमें अल्पसंख्यक मुक्त भारत चाहिए। तो चेहरा कोई भी हो, चाहे राजनाथ जी हो, कोई भी हो, अल्पसंख्यक हमेशा डरा रहेगा। तो अगर आप विचारधारा में आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं, ये मान लेते हैं जिस तरह से आपने भारतीय मूल के लोगों को दो तरीके से बांटा, एक वो जिनका धर्म भी भारत में पैदा हुआ, जैसे सनातन धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, बौद्ध और जैन धर्म के लोग, दूसरे वो हैं जिनका धर्म विदेशों में हुआ, जैसे मुसलमान, ईसाई। तो इन लोगों के लिए जो आपकी रणनीति है कि या तो इनको धर्मांतरण कराया जाए या इनको यहाँ देश से हटा दिया जाए, नहीं तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मिल जाएंगे, इस तरह का जो आप भय पैदा करते हैं, ये भय से जो अल्पसंख्यकों पर रिएक्शन आता है और डर भय होता है, उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होती है, वो उनको भाजपा के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करती है। मोदी के अलावा कल को कोई दूसरा चेहरा होगा, कल भी यही तरीका होगा। एजाज साहब, इसमें मैं आपसे एक बात समझना चाहूँगा। ये जिस तरीके से वेबसाइट लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी का आज उर्दू में, क्या ये मोदी या फिर बीजेपी की हम बात अगर करते हैं तो बीजेपी की ज़रूरत है, या वाकई एक पैन इंडियन लीडर की तरह से मोदी को प्रोजेक्ट करना चाहती है बीजेपी, या आरएसएस करना चाहता है, जो भी स्ट्रेटजिस्ट हैं उनके, या मोदी की जो टीम है वो करना चाहती है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। जो इंटरव्यू में मोदी ने कहा है कि जब मैं बनारस में मुसलमानों से मिलूंगा, मुसलमान मुझसे प्यार करने लगे। तो ये राजनीतिक ज़रूरत है या फिर एक नरेंद्र मोदी को पैन इंडियन लीडर के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए? देखिए, हमारी बहन आसिफा खान है, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, भरूच से हैं, बहुत प्रयास कर रही हैं, जफर सरेश वाला भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप इसको भाजपा से अलग हटके भारतीय राजनीति की परिदृश्य के बारे में सोचिए। ये प्रतीकों की राजनीति क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? आप अरविंद केजरीवाल जी को भी देखते हैं, उर्दू की टोपी पहन के चले जाते हैं। जब दिल्ली में रहते हैं तो जब हिंदुओं के मोहल्ले में जाते हैं तो उर्दू की टोपी नहीं पहनते, वहां जाके उर्दू की टोपी पहन लेते हैं। कांग्रेस वाले भी यही करते हैं। इसका कारण क्या है? मैं आपको बताऊंगा। आज़ादी के बाद मुसलमानों ने दो मॉडल बनाए। एक साउथ के लोगों ने मॉडल अपनाया, उन्होंने अपनी सोचा कि अपनी मुस्लिम पार्टियां बना ली जाएं, लेकिन उत्तर भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में, सरदार पटेल जी की मौजूदगी में मुसलमानों ने यह फैसला किया कि हम अपनी पार्टियां नहीं बनाएंगे, क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष है और हमें धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं के साथ मिलकर देश की राजनीति को चलाना चाहिए। तो वहां से एक दो ध्रुवीय राजनीति शुरू हुई। दक्षिण में कट्टरपंथी मुस्लिम राजनीति, यहाँ पे सेकुलर राजनीति। इसके दो तर्क दिए गए कि अगर हम अपनी पार्टी बनाते हैं, इससे एक तो हम मुख्य धारा से कट जाएंगे, दूसरा ये होगा जो फासीवादी शक्तियां उनको बल मिलेगा। लेकिन उल्टा हो गया, दक्षिण में ना तो फासीवादी शक्तियों को बल मिला, ना मुसलमान मुख्य धारा से कटे, यहां से कट गए। इसका कारण क्या हुआ कि जो नेता थे उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो काम करना चाहिए था कोई नहीं कर पाया, ना कांग्रेस ना तीसरे मोर्चे की पार्टियां, तो वो जनता से कट गए। तो अब वो चुनाव आने के वक्त वो सिर्फ प्रतीकों की राजनीति करते हैं कि हम मुसलमानों के रक्षक हैं, हम मुसलमानों के लिए कर देंगे, हम मुसलमानों के लिए यूं कर देंगे, और धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण बंगाल के दूंगा, वहां पे एजाज साहब एक बात मैं आपसे यहाँ पर आपको इंटरप्ट करके पूछना चाहता हूँ। क्या जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का बयान दिया, इंटरव्यू में जो बातें कही है कि मुसलमानों से मिलेंगे, उनका दिल बदलेगा, यह राजनीतिक ज़रूरत है या फिर वाकई इसको माना जाए कि कहीं ना कहीं एक जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था कि पैन इंडियन लीडर्स की तरह प्रोजेक्ट करना चाहती है बीजेपी, और इसका कितना फ़ायदा होगा? देखिए, चुनाव से ज़्यादा चुनाव के बाद आपको ये समस्या आएगी, जब अगर भारत में सरकार बनाने जाते हैं तो एक विदेश नीति भी कोई चीज़ होती है। आपको पता है मध्य एशियाई देशों से आपको तेल आता है और लाखों भारतीय वहाँ पे काम करते हैं, और आप ये गुट निरपेक्षता का टाइम खत्म हो चुका है, शीत युद्ध खत्म हो चुका, अब सबको साथ लेके चलने का तरीका है। अगर आप मध्य एशिया से तेल आता है उनके साथ नहीं जाएंगे तो आपको रुकावट होगी, कच्चे माल में तो आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक प्रगति का दौर है। अमेरिका देख रहे हैं तेल के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके बाद तो आपको अपनी छवि को बदलना ही पड़ेगा। आज भले ही आप यहाँ पे बैठ के कुछ बातें कहें कि हम तिब्बत को चीन का हिस्सा, उत्तरी अरुणाचल का हिस्सा डिक्लेयर कर देंगे, हम सिकियांग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर बताएंगे। बीजेपी को कितना
फायदा हो पाएगा जो अभी जिस तरीके का एक तरह से कहें कि पैराडाइम शिफ्ट है जो कांग्रेस कह रही है बार बार? मान्यवर, मैंने इस बात का जवाब पहले भी कहा कि दूसरी पार्टियां, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, दूसरे जी हैं, प्रतीकों की राजनीति करना, इससे कोई फायदा नहीं होता है। इससे कोई फायदा नहीं होता है। मुसलमान दो चीजों पे प्रभावित होता है, जैसे आमतौर पे कहा जाता है सुरक्षा और एजेंडा। जहां पार्टी की सरकार होती है, जैसे आजम खान बयान देते हैं कि साहब वो वोट नहीं देगा तो उसको जला दिया जाएगा, तो डर के वोट दे देता, और आप उसको खुश करके वोट लेना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि बरसों तक आपके साथ रहे, तो आपको एजेंडा लाना पड़ेगा, उनके कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की नेता हैं। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या जो रणनीति है उसमें किसी तरह का बदलाव हुआ है बीजेपी की अगर बात करें, क्योंकि क्या लगता है यहाँ पर क्या मोदी और मुस्लिम मतदाता हैं अगर जुड़ जाएं तो जो 272 का आंकड़ा है वो मिल जाएगा? क्योंकि 272 प्लस का जो आप नारा लेकर चल रहे थे उसके लिए ये तब्दीली आई है, आपकी जो विचारधारा है कहीं ना कहीं उसमें कुछ तब्दीली आई है? देखिए, हमारी विचारधारा तो केवल एक ही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदू और मुसलमान का बंटवारा हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, ना तुष्टीकरण की राजनीति करती जी। हमारे वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आप वहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं, ना तो वहाँ कोई झगड़ा होते हैं, ना कोई दंगे होते हैं, और बड़े आराम से हिंदू। और आज मोदी जी को कहा जा रहा है, आप स्वयं देखिए, मोदी जी का जब इलेक्शन हुआ था अभी, तो मुसलमान जहाँ पे क्षेत्र थे वहाँ से सबसे ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को समर्थन मिला था। उसके कारण ये कि वहाँ पे अमन और चैन है, और वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और क्या चाहिए। हम लोग देश को एक अमन और चैन की जिंदगी देना चाहते हैं, हम लोग आपस में भाईचारे से रहना चाहते हैं। हम लोग ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति लेकिन अनीता जी मेरा एक सवाल यहाँ पे है, अनीता जी मेरा एक सवाल है, जरा उस पर गौर फरमाएंगी। फिर ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अंग्रेजी जो नरेंद्र मोदी का वेबसाइट है ये पहली बार उर्दू में लॉन्च हुआ है। अमूमन बीजेपी हिंदी और अंग्रेजी में उनका वेबसाइट लॉन्च होता था। कांग्रेस पार्टी, ये कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी तीनों भाषाओं में अपना वेबसाइट लॉन्च करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो वेबसाइट की बात है, ये जो पहल है वो ये अभी इस समय इस वक्त क्यों, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, जी बताएं। देखिए, अगर वेबसाइट जा रही है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति, लोग कहते हैं कि भारतीय ऐसी है, तो अपनी बातों को उनके रखना चाहती है। जो लोग उर्दू पढ़ पाते हैं, जो उर्दू, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां कैसी हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, उस बातों को वो वहां तक जानकारी होगी। और अगर इसमें वेबसाइट बन गई है, आजकल वेबसाइट का जमाना आ गया है, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? मतलब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे उसमें हमेशा विपक्ष को दिक्कत होती है। यही नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। अनीता जी, मुझे गुजराती अगर हम पढ़ना अपनी आती है। बातों को किसी एक भाषा में रख रहे हैं कि हमारी नीतियां हैं, ये हमारी विचारधाराएं हैं, वो विचारधारा अगर उस उर्दू की भाषा से जा रही है तो कौन सी दिक्कत आ गई? अनीता जी, मैं गुजराती बहुत अच्छी आती है, मुझे पढ़ना लिखना बोलना आती है, मुझे थोड़ी बहुत मराठी और सिंधी भी आती है, तो मुझे इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ उर्दू होगी तो मैं वेबसाइट पढ़ूंगा। ये जो प्रतीकों की राजनीति है यही तो गलत है। जब ये कांग्रेस करती है तो आप उसको छदम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, उसको तुष्टीकरण कहते हैं। जब आप ये कर रहे हैं तो ये क्या है? अगर इसके लिए आपको न्याय देना पड़ेगा, दो तरीके, वैधानिक न्याय और सामाजिक न्याय। एक बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की थी मोदी जी ने, उन्होंने कहा था जो गुजरात के दंगे हैं उनके लिए हम, जो बाबू बजरंगी और माया कोडनानी के लिए हम फांसी की मांग करेंगे। अगर ये काम उन्होंने कर दिया होता तो ये वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे यकीन था कि 50% मुस्लिम मतदाता आपको वोट दे दिया होता, क्योंकि पिछले 40 साल में दंगे हुए, उसमें 40,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए हैं, एक भी अपराधी को फांसी की सजा नहीं दी। और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुख यह है कि हमें न्याय नहीं मिलता। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब गोधरा में ट्रेन दुर्घटना होती है, उसमें जो 54 व्यक्तियों की हत्या होती है, उसके जवाब में 11 अल्पसंख्यकों को फांसी की सजा दे दी जाती है। जब नरोडा पाटिया में एक छोटी सी जगह में 94 अल्पसंख्यकों की हत्या होती है तो किसी व्यक्ति को फांसी नहीं दी थी। तो ये एक नाइंसाफी है। अगर ये वो निर्णय, अगर संघ के दबाव में मोदी जी को वो निर्णय से वापस आने पड़ा, अगर वो निर्णय उन्होंने ले लिया होता तो आज मतदाताओं का, मुस्लिम जन समाज का आपके लिए बिल्कुल मन बदल गया होता। उस वक्त ना उर्दू की, किसी भी तरीके प्रतीकों की, ना छदम धर्मनिरपेक्षता की आपको जरूरत होती। मुसलमान को इंसाफ चाहिए, यही सबसे
सबसे बड़ी उनकी जरूरत है, वैधानिक और सामाजिक न्याय। अनीता जी, देखिए, इंसाफ तो सब हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इंसाफ हर व्यक्ति चाहता है। और सबसे बड़ी बात, वेबसाइट की बात आप कह रहे हैं, वेबसाइट की बात जो है, सलमान खान के पिता सलीम जी जो है राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने इस वेबसाइट को बनाया है। तो इसमें मतलब राष्ट्रवादी का ठेका सिर्फ भाजपा देगी, मतलब जो भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे वो सारे राष्ट्रवादी उनको बताना चाहते हैं विचारधाराओं की बात। जी बताएं अनीता जी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने वो वेबसाइट बनाई है और वो उनकी नीतियों को बदलाना चाहती है, हम ये नहीं कहते राष्ट्रवादी नहीं, हमने कहा इंसाफ जो है हर व्यक्ति को चाहिए, खाली हिंदू और मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है। एक व्यक्ति, हर इंसान को इंसाफ चाहिए। और ये जो केस होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में होते हैं, वहां से सजा होती है और उसकी जो सजा होती है सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है, उसमें व्यक्तियों का कोई काम नहीं होता, ना हाई कोर्ट। तो उसमें राजनीतिक कोई स्तर, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, सबकी अलग अलग। अनीता जी, मुझे आपके शब्द पे आपत्ति है, लड़ाई होती है, आप जो कह रही हैं मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपके शब्द पे आपत्ति है। पार्टी कहाँ से आ जाती है? देखिए, मुझे आपके राष्ट्रवादी शब्द पे इसलिए आपत्ति है, क्या बिस्मिल्लाह खान, क्या भारत रत्न, उनको आप राष्ट्रवादी नहीं कहेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे? राष्ट्रवादी शब्द नहीं, आप ये कहिए कि सांप्रदायिक सौहार्द के चाहने वाले, सामाजिक समरसता चाहने वाला, ऐसा शब्द यूज करिए। राष्ट्रवादी शब्द गलत शब्द है, इसका मतलब ये होता है जो भारत पाक के समर्थक नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को, कि अरुणा आसिफ अली को और वो सारे लोगों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, मुसलमानों को आप ये साबित करना चाहते हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है। नहीं, हमने क्या कहिए अनीता जी, कहिए। जी नहीं, ऐसा आप हमारी बात को गलत ले, हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अगर वेबसाइट की है तो एक अपना सामाजिक समरसता के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की सोच रखती है, देश की सोच रखती है। और यहाँ पे जो व्यक्ति रहता है वो सबसे पहले, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान, हमारे में भाईचारा है, हम लोग इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे सारा वर्क करते हैं, इकट्ठे सब काम करते हैं, हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। आज हम भी अगर किसी वर्क में हैं तो हम लोग दोनों लोग इकट्ठे, ये हिंदू मुस्लिम का भेद आखिर बताता कौन है? हम लोग तो हिंदू मुस्लिम का भेद कभी बताते ही नहीं। आने वाली जनरेशन जो है वो एक ही जगह पढ़ती है और इकट्ठी बड़ी होती है, इकट्ठी पलती है। तो जब भाईचारा है तो ये जिसको वोट चाहिए वो कराते हैं। लवी इसमें एक बार कांग्रेस निजामुद्दीन साहब से हम लोग बात करें। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चलिए अनीता जी, आपके पास वापस लौटेंगे आपके पास, आगे बढ़ाना चाहते हैं, जी, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। चलिए आपके पास वापस आएंगे, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सियासी मिजाज बदल रहा है, इस बदलाव में सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। इस बदलाव के बीच बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बॉलीवुड का समर्थन भी मिल रहा है। अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने मोदी की उर्दू वेबसाइट को लॉन्च किया। वेबसाइट लॉन्चिंग के दौरान सलीम खान का रुख मोदी के प्रति नर्म नजर आया। देखते हैं रिपोर्ट। पहले सलमान ने मोदी को कहा गुड मैन, अब सलीम खान ने लॉन्च की मोदी की उर्दू वेबसाइट। मोदी के प्रति नरम पड़ा सलीम खान का नजरिया, कहा कब तक होती रहेगी गुजरात दंगों की बात। बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को विपक्ष 2002 के गुजरात दंगों पर हमेशा घेरता आया है, लेकिन पटकथा लेखक और अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने साबित कर दिया है कि वक्त के साथ आगे बढ़ना ही जिंदगी है। नरेंद्र मोदी की उर्दू वेबसाइट लॉन्च करते हुए सलीम खान ने खुलकर 2002 के गुजरात दंगों पर अपने दिल की बात रखी। सलीम खान का कहना था कि कब तक गुजरात दंगों पर बात होती रहेगी, हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये जो होते हैं राइट्स होते हैं, ये किसी एक आदमी की वजह से नहीं होते हैं। कि साहब वो सुधाकर आए थे यहाँ तो राइट्स हो गए बॉम्बे में तो उन्होंने कराए नहीं, या ये मोदी साहब ने कराया, ये आपस की नफरत से होते हैं। अगर मेरे में और आप में मोहब्बत है तो मैं लड़ सकता हूँ आपसे, क्या मैं अपने भाइयों से अगर मुझे मोहब्बत है तो मैं उनसे लड़ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये आपस की जो नफरत है ये खत्म होना चाहिए। मोदी की उर्दू साइट को लॉन्च करते हुए सलीम खान ने कहा कि मोदी के राज में मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे। इस उर्दू साइट की बात करें तो इसमें मोदी की तस्वीरों की गैलरी दिखती है, जिसमें वो अलग अलग मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ नजर आ रहे हैं।
इसके साथ इस वेबसाइट पर मोदी की जीवनी भी दी गई है। मोदी की वेबसाइट अब तक 17 भाषाओं में लॉन्च हो चुकी है। आई एम ए वेरी लॉयल वोटर टू कांग्रेस। मैं जब भी वोट देता हूँ मैं कांग्रेस को देता हूँ, समझे। और कांग्रेस से थोड़ा सा मायूस हुआ हूँ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ, मगर फिर भी अगर अच्छा कैंडिडेट होगा तो दूंगा। सो आई डोंट बिलोंग टू द पार्टी बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन बीजेपी। चुनावी सीजन में मुसलमानों को लुभाने और अपने पाले में लाने की कोशिश के बीच नरेंद्र मोदी ने अपनी वेबसाइट पेश की है, जिसे अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने लॉन्च किया। चुनावी सीजन में बीजेपी ने जिस तरह वेबसाइट को लॉन्च कर मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की है, उसका कितना फायदा मिलता है ये चुनाव नतीजों से साफ हो जाएगा। जिया न्यूज रिपोर्ट। चलिए, तो पहले सलमान ने तारीफ की थी और मोदी के साथ पतंग उड़ाते नजर आए थे। उसके बाद अब सलीम खान साहब, जो कि सलमान के पिता हैं, उन्होंने एक पहल की है, नर्म रुख भी दिखाया और वेबसाइट भी लॉन्च की उर्दू में मोदी के लिए। एजाज साहब से अगला सवाल ले लेते हैं। एजाज साहब, क्या कहेंगे इस तरह का जो रुख अब आ रहा है और बॉलीवुड की हस्तियां अगर मोदी के लिए इस तरह का रुख दिखाती हैं, उससे कितना असर पड़ेगा? वोट बैंक की अगर बात करें, मुस्लिम मतदाता कितना जुड़ेंगे मोदी के साथ? देखिए, हमने पुराने ज़माने में देखा है कि दिलीप कुमार साहब को कांग्रेस ने कन्वेंसिंग के लिए बुलाया था, लेकिन उसका कोई ख़ास असर हमें नहीं दिखाई दिया। फिल्म स्टारों को देखने के लिए भीड़ तो आ जाती है। मैं उत्तर भारत और साउथ भारत की राजनीति में फ़र्क है। वहाँ पे साउथ में फिल्म स्टारों के लिए क्रेज़ है, लेकिन नॉर्थ में नहीं। वो देखने ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन उनके कहने से वोट नहीं देते हैं। आप नगमा का देख लीजिएगा, मुझे तो उनका जीतना बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है। काश वो जीत जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है फिल्म स्टारों के सहारे चुनाव जीतना। एक आध सीट पर जीत जाएंगे, लेकिन का किसी समुदाय विशेष पे प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सेकुलर, बहुत जो सभी धर्मों को जो है मानने वाले हैं सलमान खान। गणपति आता है तो वो गणपति भी बिठाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। लेकिन अब अगर मोदी के साथ मोदी की प्रशंसा करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं वोटर्स पर कुछ ना कुछ तो मैसेज या कुछ अपील होती हुई नजर आती होगी आपको। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की अपील से नहीं राजनीति चलती है। राजनीति मुद्दों और दूसरी चीज़ है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इसके जितने भी देश हैं, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये धर्म प्रधान देश हैं और लोग बड़े भावनात्मक रूप से धर्म से जुड़े हुए होते हैं, श्रद्धालु लोग होते हैं और यहाँ पे भावना की राजनीति बहुत असर दिखाती है, या फिर मुद्दों की राजनीति। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति के कहने से या उसका प्रभाव नहीं पड़ता तो तमाम राजनीतिक दल, बात करें सोनिया गांधी की, बात करें राजनाथ सिंह की, अगर वो धर्म गुरुओं का रुख कर रहे हैं तो उसका कितना असर? मैंने शुरू में ही कहा था कि ये क्योंकि जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए, अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं कर पाए, अल्पसंख्यक नाराज हैं, तो प्रतीकों की राजनीति करते हैं और ये विफल रही है। इमाम बुखारी साहब ने अगर देखा जाए तो 2003 में भाजपा के लिए भी फतवा दे चुके हैं, उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए दिया था, उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। तमाम चीज़ों के बावजूद भी भारतीय राजनीति में ये जो परिपाटी है, ये अभी तक कायम है। और एक बड़ा सवाल यहाँ उभर कर रहा है, कई सारे नेताओं ने भी कहा है, अल्पसंख्यकों के जो नेता जिनको कहा जाता है राजनीतिक सर्किल, पॉलिटिकल सर्किल में, उन्होंने, कई लोगों ने कहा, अभी खुद हम लोग इनको सलमान खान के पिता साहब को सुन रहे थे, सलीम खान साहब कह रहे थे कि 2002 का दंगा है उसको भूल जाना चाहिए। ये जो मोदी को के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बना रहा। तो क्या इसका अब क्या मुस्लिम जनमानस जो है, हम अल्पसंख्यक जनमानस, खासतौर पर मुस्लिमों की हम बात करें, क्या ये वक्त आ गया है कि विकास के सामने, विकास का जो एजेंडा है, जो बार बार जिसकी मोदी एडवोकेट कर रहे हैं, उसको आगे रखकर प्रचारित कर रहे हैं, क्या अल्पसंख्यक को कॉन्फिडेंस होगा? देखिए, पहले भी आपने कहा था दंगे की बात, तो दंगा मुझे नहीं लगता कि यह बहुत बड़ा इशू रह गया है। ये तो राजनेता अपना वोट लेने के लिए उसको कुरेद के याद कराते हैं कि दंगे इतने भारत में हो चुके हैं पिछले 40 साल में, ये कोई दंगे मायने नहीं रहता, वो तो पार्टी सियासत है। मुझे नहीं लगता कि अब दंगे का कोई ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन जो मुसलमानों का भय है वो आइडियोलॉजी से है। मैंने कहा मोदी तो चेहरा कल दूसरा भी आएगा। अब एक उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा, मुस्लिम नेता पिछले जब से मैनिफेस्टो आया, उन्होंने कह रहे हैं कि उसमें जो प्रोविज़न किया गया है कि जितने भी विदेश से हिंदू आएंगे उनको भारत में रख लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो सकता है कि मॉरिशस में रहने वाला भारतीय मूल का मुसलमान नहीं है, अगर उसके ऊपर अत्याचार होगा तो आप उसे क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? फिजी में रहने वाला, वेस्ट इंडीज में रहने मुसलमान भारतीय मूल का नहीं है, ये भेदभाव क्यों? ये वही सुब्रमण्यम स्वामी जी की सोच, जो उन्होंने आर्टिकल में कहा था कि बांग्लादेश की जमीन को एक्वायर कर लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए और वहां से जो आए हिंदू उनको बसा दिया जाए और बाहर से लाके हिंदुओं को बसा दिया जाए ताकि मुसलमान अल्पमत में आ जाए। ये वही आइडियोलॉजी का एक हिस्सा है। जैसे हमेशा कहते रहे, कश्मीर के लिए भी कहते रहे, तो वो आइडियोलॉजी से डर है, मोदी
से डर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मोदी या दंगों का कोई प्रभाव बचा है, सिर्फ आइडियोलॉजी का डर है। चलिए, ये जो आइडियोलॉजी का डर है, अनीता जी से जान लेते हैं वो कितनी सहमत या कितनी असहमत हैं एजाज जी से। अनीता जी, आपका क्या मानना है? आपकी पार्टी का जो एजेंडा है, यहाँ पर विकास के मुद्दे पर भी आपने वोट मांगे, लेकिन अब धर्मगुरुओं से भी अपील की, लेकिन क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाता जो हैं, अब वो जो दंगों का एक दाग था वो कहीं ना कहीं उसको क्लीन चिट भी मिलती नजर आ रही है, लेकिन क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाता विकास के एजेंडा जो है उसको चाहते हैं, उसको तरजीह देकर, उसको ध्यान में रख करके वोट करेंगे? देखिए, मुस्लिम लोग जो भी हैं या हिंदू लोग जो भी हैं, हर व्यक्ति एक चीज चाहता है, अमन और चैन, और दूसरा विकास, दूसरा रोजगार। आज आप देखिए, गुजरात में हम स्वयं गए थे, तो उसमें एक छोटे बच्चे हमें 4-5 दिखे, जो उन्होंने बोला कि हम लोग पतंग में पहले जो थे 2 रुपये में ये चेप लगाते थे, आज हम लोग जो है फैक्ट्री है और पतंगे खुद बनाते हैं, और आज हम लोग स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, और आज हम लोग रोज़गार तो भी मिल रहा है और हमें पढ़ाई भी मिल रही है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें देश में अमन और शांति चाहिए। ये हर व्यक्ति चाहता है, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। जो इस देश का व्यक्ति है, जो इस देश का नागरिक है, वो यही चाहेगा कि हम लोग शांति की जिंदगी जिए और रोजगार है, बेरोजगार न रहे। और आज जो महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंच गई है, उसकी स्थिरता चाहिए। ये आज जो देश में इतने घोटाले हो गए हैं, इतने भ्रष्टाचार, कानून अव्यवस्था है, वो कानून स्थिर चाहिए। जी बिल्कुल। अनीता जी, ये चाहता है। आपकी बात समझ रहा हूँ, हम लोग समझ रहे हैं इस बात को कि देश में जो देश का जो आवाम है वो पूरी तरह से जो 10 साल के कांग्रेस के रूल के अंदर जो खामियां उभर कर आई है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तमाम है, और विकास रुका हुआ है, जनता चाहती है विकास हो, तो फिर ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्यों आज बीजेपी के नेता धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं, राजनाथ सिंह मिलते हैं, मोदी ने भी कहा है कि मैं बनारस जाऊंगा? क्यों आज विकास का जो मुद्दा कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, जो बीजेपी का जो फोकस था उससे हटकर इस तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? ये जो पैराडाइम शिफ्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हम लोग अपने मंदिरों में जाते हैं और गुरुद्वारे में भी जाते हैं। अगर हम धर्म गुरु मुसलमानों से मिलते हैं, तो वो भी तो हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई हैं, तो हम उनके पास क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन अल्पसंख्यक, अनीता जी, अल्पसंख्यक समाज हिंदुस्तान में जो रहता है वो सारे हमारे भाई हैं। जब में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो धर्म गुरु भी, उनका भी आशीर्वाद, धर्म गुरुओं से भी आशीर्वाद लेने अगर हम जाते हैं तो कौन सी बुराई हो गई? अनीता जी, आपने अभी एजाज, अगर यहाँ पर अगर कांग्रेस ऐसी पहल करती है, तब उसमें आपको क्यों खामियां नजर आती हैं? ये दोहरा मापदंड क्यों? जी, अगर कांग्रेस ऐसा करती है तब आपको आपत्ति क्यों? कांग्रेस पहल करती, कांग्रेस खामी इसलिए कि वो केवल मंदिरों में नहीं जाएंगी, वो गुरुद्वारा आज जी नहीं। आप बताइए, दोहरा मापदंड नहीं है। आप ये बताइए, वो केवल एक वर्ग की राजनीति करती है, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करके हिंदू मुसलमानों को लड़ाती है। कल एक न्यूज चैनल पे आसिफा बाजी कह रही थी कि सोनिया गांधी गुजरात आती है, सिर्फ मंदिरों में जाती है, किसी मुसलमान को अपने स्टेज पे भी नहीं बुलाती है गुजरात में। कल आपकी पार्टी की गुजरात की सबसे बड़ी मुस्लिम नेता आसिफा खान कल वो न्यूज़ चैनल पे कह रही थी कि सोनिया गांधी जी जब गुजरात आती हैं तो सिर्फ मंदिरों में जाती हैं और किसी मुसलमान को स्टेज पे भी नहीं बुलाती हैं, ताकि हिंदुओं में रिएक्शन ना आ जाए। तो ये तो आप बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दे रही हैं, जो आपके नेताओं में ही विरोधाभास होता है। कल आसिफा जी ने न्यूज़ चैनल पर ये बयान दिया है, आसिफा खान जो गुजरात की सबसे बड़ी मुस्लिम नेता, मोदी जी के दायां हाथ मानी जाती है। तो भैया ऐसा ये प्रतीकों की राजनीति सब जगह होती है। अनीता जी, आप मूल समस्या को नहीं समझ रही हैं। आप समझ रहे हैं कि आप मूल समस्या देखिए, ये आप जी ये सिर्फ भाजपा तक नहीं है सीमित। मैं भाजपा को निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि प्रतीकों की राजनीति से मूल समस्याओं को आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। सिखों में भी सब में जाते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये श्रद्धालुओं का देश है, आप जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रतीकों राजनीति गलत है। इससे मूलभूत समस्याएं खत्म हो गई, उनको दबा दिया गया, असंतोष फैलता है, सामाजिक टकराव होता है। आप राजनाथ सिंह नहीं, हमारे माननीय राजनाथ सिंह गुरुद्वारे गए, उसके लिए आप नहीं कह रहे हैं।
हमारे देखिए इससे पहले उसके लिए आप नहीं कह रहे हैं, वो मुस्लिम धर्म गुरु से मिला उसके लिए आप कह रहे हैं, वो मंदिरों में गए उसके लिए आप बताइए। वो ऐसा तो है नहीं कि अगर मंदिर और गुरुद्वारे गए थे, अगर चलिए अनीता जी आपके पास वापस लौटेंगे। बात अगर यहां पर मतदान की करें तो देश में, अगर देश की बात करें तो 15 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। कितना बड़ा ये वोट बैंक है पार्टियों के लिए, और क्या उनको वोट बैंक समझा जाता है? क्या चुनाव से पहले ही उनके पास जाया जाता है और अपने एजेंडे, अपने विकास की बातें की जाती हैं? ये भी जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। और क्या पैटर्न रहता है उनका वोटिंग करने का, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जिया न्यूज पर जनता मांगे जवाब। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जिया न्यूज पर जनता मांगे जवाब। बात हो रही है बीजेपी का जो नीति है, क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या उससे उन्हें फायदा मिलेगा? जो 272 का आंकड़ा वो सोचकर चल रहे हैं, क्या वो अचीव कर पाएंगे? इसी पर चर्चा कर रहे हैं और पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अब बात कर लेते हैं वोटिंग पैटर्न की। जो मुस्लिम मतदाता हैं, अगर देश के तमाम राज्यों की बात करें तो ज्यादातर जो एजाज जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या पैटर्न रहता है? क्या पार्टी को तरजीह दी जाती है, या कैंडिडेट को देकर, या जाति संप्रदाय को ध्यान में रखकर के जो है वोटिंग की जाती है? देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे देश में कि हमारे यहाँ जो है, जो वोटिंग प्रणाली है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें टैक्टिकल वोटिंग हर जगह होती है, और क्योंकि अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण होता है तो टैक्टिकल वोटिंग होती है। मैं तो उसके पक्ष में नहीं, मैं तो कहता हूँ इसकी तरह प्रोपोर्शनेट जो वोटिंग सिस्टम लाया जाए अनुपातिक हिसाब से, जिसको वोट मिलेंगे तो उससे इस चीज़ को जो टैक्टिकल वोटिंग है उसको कमी आएगी। और ये देखा गया है कि जहाँ अल्पसंख्यक बहुल प्रदेश होते हैं वहाँ देखें, वहाँ हमेशा भाजपा जीत जाती है। जैसे रोहिलखंड का इलाका है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, वहाँ भाजपा दी जाएगी। ऐसे बहुत से इलाके हैं, जैसे किशनगंज में शाहनवाज हुसैन साहब जीत गए थे कि कई मुसलमान कैंडिडेट होते बिखर जाते हैं। राजस्थान में भी हमने मुस्लिम बहुल सीटों पे देखा, महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल सीटों पे देखा। लेकिन जहां मुसलमान 15% से कम होते हैं वहां वो बहुमत से, मेरे नहीं कहता 100%, लेकिन लगभग 70-80% एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन क्या पार्टियों को रवि एक बड़ा समीचीन सवाल यहाँ पे उठता है कि लेकिन एजाज साहब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जहाँ आपने जैसा बताया, जिस तरह से जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ बहुसंख्यक हैं, बड़ी आबादी में वहाँ पर है, लेकिन छोटी आबादी में भी देखा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वोटिंग के दिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है वहाँ पे। क्या एक एक्यूरेट लीडरशिप की वजह से नहीं होता है, या ज़्यादातर जो हम अगर खास तौर पर बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ तो खैर चारों पार्टियाँ हैं, बीजेपी हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी हैं, बीएसपी हैं, क्या इनका भय दिखाकर, भयादोहन कर अपने लिए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, या बाकी देशों में, देश के बाकी हिस्सों में क्यों उस तरह का जो टैक्टिकल वोटिंग की बात आप कर रहे थे, वो आखिर ऐसा होने के पीछे वजह क्या है? देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने समझ लिया आप तो ये कहीं जा नहीं सकते, हमारे पास आएंगे, इनको हम आरएसएस का भय दिखा देंगे और उनसे वोट ले लेंगे। तो ये भय की जो राजनीति करी है, टैक्टिकल वोटिंग की जो के जवाब में क्या होता है कि हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण होता है। ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि इसका दो कारण किए कांग्रेस ने, दो बहुत बड़े नुकसान पहुंचा। एक तो मुसलमानों की लीडरशिप खत्म कर दी, उनका कोई लीडर नहीं है, दूसरे शिक्षा कम कर दी। तो उनको मैं ये शब्द यूज करता हूँ कि मुसलमानों का शूद्रीकरण किया गया। और यही स्थिति, जब शिक्षा का अभाव हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच ही नहीं करता, वो तो कहता है कि शॉर्ट टर्म में क्या, उसको लग रहा है कि इससे डर है, डर जाता तुरंत वोट दे देता। तो जहां आप देखेंगे जहां 15% से कम मुसलमान हो गए, वहां हमेशा मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। लेकिन क्या अब इस पैटर्न में तब्दीली दिखती है? जो डराने की बात है, क्या लगता है अब मतदाता जो है इतना एजुकेट, इतना समझदार हो गया है, इतना जागरूक हो गया है कि इस तरह की जो चीज़ है, ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक लॉलीपॉप दिखा करके जो है वोटिंग करा लेती हैं अपने पक्ष में। क्या अब जो है मुद्दों को जो है आधार पर रखकर वोटिंग होगी? देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या जैसा क्या जो ये जनमानस है, या इस मुताबिक क्या इस तरह से मैच्योर हुआ है अभी तक? लगातार कई पॉलिटिकल पार्टियों ने लगातार कई वर्षों तक उसका जो जिस तरीके से दोहन किया है, आपने ठीक शब्द का प्रयोग किया, शूद्रीकरण एक तरह से किया है मुसलमानों का। तो क्या ये समुदाय इस बात को समझ पाने की
स्थिति में अब आया है कि नहीं आया है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जी सवाल है। आपने बहुत लंबा इसका जवाब बहुत लंबा है, लेकिन मुझे शॉर्ट में देना होगा। देखिए, शूद्रीकरण वो व्यवस्था है जिसमें शोषित अपने शोषणकर्ता को ही अपना संरक्षक मानने लगता है, जैसे जमींदारी प्रथा में होता था। तो जो कांग्रेस ने किया, उसने जो शूद्रीकरण किया, उसके बाद मुसलमान लंबे टर्म में नहीं सोच पाते, और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कोई लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई, शिक्षा में आगे नहीं आए। ये समुदाय अभी भी डरा हुआ, और दंगे सबसे बड़ा हथियार होते हैं इसको डराने के लिए। और मुसलमान नेता जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक उनका डर भय नहीं निकल पाएगा, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, शिक्षा का प्रभाव नहीं दिखाएगा। एक छोटा सा तबका है जो शहरों में मध्यम वर्ग था, जो शिक्षित होकर लौट के आया, वो इस तरह की राजनीति का विरोध करता है, लेकिन जब दंगे होते हैं तो उसको भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ये मतदाता सेकुलर वैल्यूज के ऊपर, वेस्टर्न वैल्यूज के ऊपर, स्पेशली वेस्टर्नाइज शब्द मैं यूज करना नहीं चाहता, वेस्टर्नाइज का मतलब मॉडरेट वैल्यू पे, वो उनके पहनावे की और रहन सहन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को लीडर, वो चाहते ही नहीं कि मुसलमान शिक्षित हो और ये बात करे। और मैं कई आपको उदाहरण दे सकता हूँ दूसरी पार्टियों नेता से। मैं मई 2008 में राहुल जी के से मिला और मैंने उनसे कहा, एक डेलीगेशन के साथ कहा था, मैंने कहा सेना में और अर्धसैनिक बलों में मुसलमानों की नियुक्ति को लेकर आपने क्या कार्य किया, आप मुझे बताइए। मैंने कहा आईबी में मुसलमानों की संख्या 2% से भी कम है और राव में तो नगण्य है। इससे मुस्लिम समाज में ये मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि आप देश मुसलमानों पर भरोसा ही नहीं करता, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में राव में नहीं रखा गया है। तो इससे जो हमारा नौजवान है वो निराश होता है, उसमें अलगाववाद की भावना आती है। आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात होती है, अलगाववाद को पैदा कर रहा है। लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। 6 साल हो गए, इसका कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जब अरविंद केजरीवाल जी आए तो मुसलमानों को लगा कि एक नई धारा आई है, एक नई प्रकार की राजनीति। में उनके पास गया, मैंने उनको कहा कि देखिए, मुसलमानों को आपको तुष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है, ये धर्म गुरुओं के पास जाने की जरूरत, आप सिर्फ 5 कानून ला दीजिए। मैंने कहा एंटी कम्युनल अनटचेबिलिटी एक्ट। मैंने कहा देखिए, मुसलमानों को लोग घर नहीं देते हैं, इसका एक टीवी चैनल ने स्टिंग भी कर दिया था, किराए पे घर नहीं देते हैं, खरीदने नहीं देते हैं। तो जिस तरह हरिजन एक्ट है, उसी तरीके उसको कम्युनल अनटचेबिलिटी भी एक्ट होना चाहिए। दूसरे मैंने कहा एंटी कम्युनल वायलेंस एक्ट होना चाहिए, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा, जिसके ऊपर मुसलमान डर के वोटिंग करते हैं। तीसरा मैंने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैं रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं हूँ, रिजर्वेशन किसी भी जाति को कमजोर करता है। हाँ, मैंने इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि बंगाल के मुसलमान की समस्याएं अलग हैं, बिहार के मुसलमान की समस्याएं अलग है, केरल के मुसलमान की अलग हैं, कश्मीर के मुसलमान की अलग हैं। तो किस जगह क्या समस्या है, उनको मूल धारा में कैसा लाया जाए, हर 3-3 महीने बाद प्रोविजन होना चाहिए। चौथी बात जो सबसे मेन, जैसे मैंने भी उदाहरण दिया था कि अरविंद जी कहते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट, तो मैंने कहा कम्युनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी एक्ट होना चाहिए। मैं अभी उदाहरण दिया था कि नरोदा पाटिया में इतने अल्पसंख्यकों की हत्या हो, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। तो इस तरह का अन्याय क्यों होता है? तो निर्णय नहीं बदला जाना चाहिए। जिस तरह एक कैग होती है, एक ऑडिट रिपोर्ट आती है, वो ये बताती है कि ये गलत निर्णय लिए गए। जैसे रेफरल सिस्टम आ गया क्रिकेट में, तो अंपायर देख के ये पता लगा लेते हैं कि उनके निर्णय में कहाँ कमी थी। वो रिपोर्ट बनाएगी निर्णय ऐसा हो सकता है, इससे सिर्फ अल्पसंख्यकों का नहीं। लक्ष्मणपुर बाथे में 59 दलितों की हत्या हुई, सारे लोग छूट गए, तो फिर हत्या किसने की? पांचवा मैंने कहा था जो पुलिस रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, पुलिस कंट्रोल एक्ट की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो हमने देखा, जो मुरादाबाद का दंगा जो एक टर्निंग पॉइंट है मुसलमानों की हिस्ट्री में, अलगाववाद जहां से शुरू हुआ है, उसमें ईदगाह में, उसके बाद 86-87 में मलियाना में जिस तरह घर से निकाल के पीएससी ने नरसार किया, और फिर जब ये भागलपुर का दंगा हुआ तो वो अलगाववाद फिर एक विस्फोटक रूप ले गया। तो अगर पुलिस नियंत्रण होगा, पुलिस कंट्रोल एक्ट होगा, तो इस तरह की अलगाववाद की भावनाएं नहीं आएंगी। तो उन्होंने मुझे इस पर कहानी सुना दी वहां भरी सभा में। मैं तो राजनीति को जानता हूं कि वो कर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे थे, एक बोला कि डॉक्टर बनेगा, दूसरा बोला कि इंजीनियर बनेगा। तो एक बुद्धिजीवी ने उससे पूछा कि बच्चे से पूछ लीजिए, तो उनका बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ है। तो उनका कहने का मतलब जब सरकार आएगी करेंगे। उसके बाद वो बच्चा पैदा भी हुआ, 49 दिन का जन्म भी रहा हुआ। उन्होंने क्या किया? सवाल एजाज साहब आपसे एक सवाल लेते हैं, सिर्फ एक टोपी पहन लेना से कि प्रतीकों की राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, फिर उसके बाद रवि हम लोग चलेंगे अनीता जी के पास लखनऊ में। एजाज साहब, जिस तरह से आपने विस्तार में चर्चा की मुस्लिम समाज के बारे में, जिस तरह से उनके साथ धोखा हुआ, उनका भयादोहन किया गया, लेकिन क्या रास्ता निकलेगा जिससे कि जो मौजूदा स्थिति है इस समाज की, इसको उनको आगे निकाला? मैंने कहा सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक वैधानिक न्याय और एक सामाजिक न्याय। वैधानिक न्याय सबसे पहली जरूरत है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उन 2 व्यक्तियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेंगे। अगर ऐसा हो गया होता तो मुसलमान तो उनके मुरीद हो गए होते, उनके लिए भारत में उनसे बढ़ के मुसलमानों के लिए कोई हिंदू नेता नहीं रहा होता महान। लेकिन उनको करने नहीं दिया गया क्योंकि सबसे पहली जरूरत। दूसरी है सामाजिक न्याय। अब देखें, आर्थिक शैक्षिक रूप से काफ़ी विकास, हम बड़े बड़े
बड़े भाषण सुनते हैं कि शिक्षा में मुसलमान पैदा पढ़ते नहीं है। सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ जामिया यूनिवर्सिटी, सरकार ने क्या किया? अगर 20 यूनिवर्सिटी बना दी होती तो सरकार ये कह सकती थी कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और दुष्प्रचार किया जाता है कि साहब ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। आप बांग्लादेश का आप अगर फर्टिलिटी रेट देखें 2.2 है इंडोनेशिया की, दुनिया में सबसे ज़्यादा, ईरान में तो 1.5 से भी कम है। तो अगर आप झारखंड में देखें तो 4.5 होता है, बिहार में देखें 3.6 होता है, यूपी में देखें बिहार में 3.5, यूपी में 3.6 रहता है। तो इसमें मुस्लिमों के कहाँ से प्रभाव आ जाता है? मुसलमान तो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका बायोलॉजी का प्रभाव होता है। बंगाल में रहेगा तो उसके भी उतने ही ज़्यादा बच्चे होंगे, अगर राजस्थान में रहेगा तो उतने कम बच्चे होंगे। तो ये दुष्प्रभाव, दुष्प्रचार ना करके बल्कि उनकी मूलभूत समस्याओं के ऊपर अगर काम किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा और रोजगार। जी चलिए, शिक्षा और रोजगार सबसे ज्यादा अहम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है विचार होना चाहिए। लेकिन अब रुक कर लेंगे अनीता जी का। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है मोदी की ओर से, उन्होंने कहा कि मुस्लिम अगर उनसे मिलें तो एक बार मुलाकात के बाद उनके मुरीद हो जाएंगे, उनसे प्यार करने लगेंगे। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है, तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब भी मोदी से जो है डरता है मुस्लिम समुदाय। आखिर इसके पीछे क्या वजह है और क्या लगता है इस बार जो चुनाव है उससे पहले इस तरह की जो छवि है, अगर मोदी को लेकर डर है, वो डर किस तरीके से दूर होगा? क्योंकि अगर आपको बहुमत का आंकड़ा छूना है तो उसके लिए तो आपको हर समाज का जो वोट है वो चाहिए होगा। लवी, आपके साथ में एक बात और भी जोड़ूंगा। जी। अगर नरेंद्र मोदी इतना कॉन्फिडेंट है कि बनारस जाएंगे, उनके वो मुसलमानों से मिलेंगे और मुसलमान उनसे खुश हो जाएंगे, जब इतना कॉन्फिडेंट है तो ये काम उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि दंगों का आरोप उन पर बराबर लगता रहा है गुजरात के बारे में। मोदी से मुसलमान नहीं डरते। जी, लेकिन राजनाथ जी जिन धर्मगुरु से मिले थे उन्होंने इस तरह की बात कही है। मोदी जी कहीं ना कहीं भय लगता है। मुसलमान नहीं डरते हैं जी। मोदी से डरते हैं मुल्जिम, मोदी से डरते हैं आतंकवादी, मोदी से डरते हैं जो, लेकिन जी देखिए आज जी कहीं भय नहीं लगता है। अगर भय लगता होता तो मुसलमानों जी से पूछिए, वो मुसलमान भाई आज बनारस में भी आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हमको रोजगार मिला है, हमको शिक्षा मिली है, गुजरात में अमन और चैन मिला है, और हम मोदी जी को बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, मानते हैं। आप गुजरात मॉडल की बात नहीं करिए, मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। किसी और मॉडल की बात प्रचार कर रहे हैं और वो मुसलमानों से कह रहे हैं ऐसा आप लोग डरिए नहीं, आप लोग को धमकाया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, आपको विपक्ष के लोग कह रहे हैं। लेकिन अनीता जी, अगर मोदी अच्छा, इतना मध्य प्रदेश कॉन्फिडेंट में आप है, देख लीजिए, आप अटल जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम आपकी बात समझ रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी इतना कॉन्फिडेंट है, मुसलमान भाइयों के लिए खोला था। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो ये पहल उन्होंने क्यों नहीं पहले उठाया? जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी से मोदी जो मुसलमान है वो डरता है, बीजेपी की नीतियां इस तरीके से है जो मुसलमान है उसको समझ नहीं पाता है। तो नरेंद्र मोदी के बारे में खास तौर जब से गुजरात दंगे के बाद तो ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, लगातार उनके ऊपर प्रश्न उठाता गया। तो जब नरेंद्र मोदी इतना कॉन्फिडेंट अभी हो रहे हैं कि बनारस जाएंगे, मुसलमान उनसे मिलकर खुश हो जाएंगे, तो ये कदम इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद उन्होंने पहले क्यों नहीं उठाया? अब ये इस टाइमिंग पर जब चुनाव चल रहा है बनारस में, अब चुनाव होने वाला, दंगे नहीं देख रहे हैं अभी आप, अभी लेटेस्ट, अभी उत्तर, आप ये बताइए खाली आप गुजरात के दंगों, एक सेकंड, आप केवल गुजरात के दंगों, आप क्या अभी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद कितना बुरा दंगे हुए हैं? तो क्या मतलब वो भाजपा ने कराए? वो आपके यहाँ पे समाजवादी पार्टी सरकार है, कांग्रेस की केंद्र में सरकार है, पूरे देश में कांग्रेस की और सरकार है, और दंगे होते हैं। आप केवल एक गुजरात का एक, उसके बाद कोई आज 12 सालों से कोई दंगा वहां दोबारा नहीं हुआ। ये गलत है, ये गलत बात है, ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं, कितना बड़ा दंगा हुआ है, क्या हुआ आप बताइए। ये गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 68 दंगे हुए, उससे बाद 2012 में 57 दंगे हुए थे, 2006 में बड़ोदरा का बहुत बड़ा दंगा हुआ था, लगभग 150 दंगे हो चुके हैं, कुछ 150 नहीं, लगभग 250 दंगे हो चुके हैं पिछले 10 साल में। जी, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, आप किसके आंकड़े कहां से लेके आ रहे हैं? 68 दंगे बताएं 2013 में, 2012 में 57 दंगे हुए थे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कहां दंगे हुए? हमारे उत्तर प्रदेश में कल्याण आप उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी, तब
बता दी कितने दंगे हुए, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार थी कितने दंगे हुए, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी कितने दंगे, यहाँ तक इवन मायावती की सरकार में भी दंगे नहीं हुए। लेकिन आप बताइए, केवल कांग्रेस और समाजवादी मुसलमानों को बांटती है, उन्हीं के उसमें दंगे क्यों होते हैं? ये पार्टी वो है, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, बांटने समय का बेहद नहीं। कम है, हम भारतीय जनता अपनी पार्टी चर्चा के जोड़ती है, आखिरी बांटती पड़ाव नहीं में है। हैं। एजाज जी, आपसे जान लेंगे एक आखिरी यहाँ पर अहम सवाल ये कि जिस तरह की राजनीति पहले हुआ करती थी, या कहें कि मंच साझा किया था नरेंद्र मोदी ने, तब टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, एक मैसेज गया था, नेगेटिव मैसेज। क्या अब जो तब्दीली आ रही है उसके बाद क्या विचारधारा और जो सोच है उसमें परिवर्तन नजर आता है, और उसका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है? दूसरा सवाल ये कि जो तमाम राज्य हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जो हैं बीजेपी के फेवर में वोट करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात करें, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली का रास्ता जो है यूपी से होकर गुजरता है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां पर कोई तब्दीली देखने को मिलेगी इस बार, क्योंकि दंगे हुए थे। खासकर एजाज साहब तब जबकि बकौल आपके शब्द है ये कि इस देश में प्रतीकों की राजनीति ज़्यादा होती है जी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो दंगा हुआ है, जो स्थिति है, जिस तरह से अमित शाह, आजम खान ने जो बयानबाजी की है, उससे खास उत्तर प्रदेश में और कुछ ध्रुवीकरण हुआ है। लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश में जब जाएंगे तो वहाँ मुसलमान जाति के आधार पर बैठा हुआ है, और अवध में जब जाएंगे तो वहाँ सांप्रदायिक शिया और सुन्नी आधार पर, उसी में एक शिया वोट बैंक है जिसको साधने की कोशिश की गई है राजनाथ जी ने कलवे जवाब साहब से। लेकिन ये सारी प्रतीकों की राजनीति, फिर मैं कह रहा हूँ, उसका कोई असर नहीं पड़ता। मूल समस्या ये है, आपकी उनकी समस्याओं को सुलझाएं, वो आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन वो सरकार में आएंगे तब तो समस्या सुलझाएंगे ना। लेकिन जब आप गुजरात में हैं, आप राजस्थान में हैं, आप मध्य प्रदेश में, गुजरात में, अब मेरी बहन अनीता जी कह रही थी कि शिक्षा में आगे हो गए। आपको पता हो 3 साल लगातार छात्रवृत्ति को वापस कर दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई गई थी। तो आप किस प्रगति की बात कर रहे हैं? गुजरात का मुसलमान तो हमेशा से आगे रहा है। क्या अजीम जी प्रेम जी को क्या मोदी ने बनाया? पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा बैंक है हबीब बैंक, उसके मालिक भी गुजराती मुसलमान है, तो वो तो बहुत पहले से रहा है। एक आखिरी सवाल आप सभी मेहमानों से, अमरीश जी आपसे भी, क्या लगता है ये वोट बैंक की राजनीति, और कितना बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय? क्योंकि तमाम राज्यों के आंकड़े हम अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, तमाम राज्यों में जहां पर परसेंटेज बहुत ज्यादा भी है और बहुत ज्यादा कम भी है, लेकिन वोटिंग होती है और वोटिंग में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या लगता है चुनाव से पहले ही मुस्लिम समुदाय की याद आती है तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को? देखिए, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। ये चुनाव के समय में इस बात की उनको याद आती है। सीधे तौर पर कहा जाए तो जिस तरह से एजाज साहब भी कह रहे थे, प्रतीकों की राजनीति होती है। हर पार्टी ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का, खासतौर पर मुस्लिमों का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। हम अगर देख लें उत्तर प्रदेश में तो ये स्थिति नजर आती है, और लिहाजा बाकी जगह भी ऐसा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जी अनीता जी, आखिरी सवाल आपसे, ये जो क्या लगता है ये जो तब्दीली आई है उसका अब फायदा होता नजर आ रहा है आपकी पार्टी को? आपकी पार्टी ने भी रुख जो है बदला है और कुछ इसी तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसा कि अभी बॉलीवुड की तरफ से भी जो है नर्म रुख देखने को मिल रहा है। एक सॉफ्ट चेहरा पेश करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए। जी, योर फाइनल कमेंट। शायद आवाज नहीं जा रही है। चलिए, संपर्क मैं नहीं हो पा- एक सुझाव देना चाहता हूं भाजपा को। देखिए, भागीदारी बहुत बड़ी चीज़ है। पहले मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देते थे, उन्होंने इतने ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट शुरू कर दिया कि लगभग 1/4 वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी की तरफ खिसक गया। उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, 18% है, तेलंगाना में 18% है, बिहार में 15-16% हैं, और 30% जो असम में है, और लगभग 27% जो है बंगाल में। आप इन प्रदेशों में अगर 25% मुसलमान कैंडिडेट उतार देते तो मुसलमान ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएंगे। आप सिर्फ भागीदारी तो दीजिए, आप भरोसा तो करिए। चलिए, फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इस जो चर्चा हमने की उसका एक निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव निकला, और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ने अगर अपना रुख जो है बदला है तो मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनका भी रुख कहीं ना कहीं स्पष्ट होता नजर आ रहा है, और वो उसमें भी एक तब्दीली जो है नजर आ रही है। ऐसे में एक बड़ी उम्मीद की किरण होगी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए भी। लेकिन
जो कहते हैं कि वोटिंग जो है अब वो किस हिसाब से की जाती है, तमाम जो राज्य हैं उनके जो आंकड़े हैं वो जो दर्शा रहे हैं, क्या इस बार कोई तब्दीली देखने को मिलती है, वो तो वोटिंग के बाद ही, इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल इस चर्चा में सभी मेहमानों का हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी जो हमारे दर्शक हैं उनसे एक आखिरी अपील कि वोट का इस्तेमाल जरूर करें और सोच समझ के जो है वोटिंग जरूर करें, क्योंकि यह हक है आपका, अधिकार है आपका, इसका इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में आज बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।